हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं आप सबकी खिदमत में सीटेट 2021 में पूछे गए उर्दू के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक गो एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो लैंग्वेज 1 है, जो 2021 जनवरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको पता ही है कि लैंग्वेज में 2 पैराग्राफ होते हैं। अगर लैंग्वेज 1 उर्दू आपने रखा है तो उसमें एक पैराग्राफ नस्र की शक्ल में होगा और दूसरा पैराग्राफ नज़्म की शक्ल में होगा। चलिए देखते हैं। पैराग्राफ हल करने का आसान और बेहतरीन तरीक़ा क्या होता है। ये होता है कि आप पहले ऑप्शंस और सवालात पर निगाह दौड़ा लें ताकि आपको पैराग्राफ पढ़ते दौरान उन सवालात का ख़याल रहे। ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीक़ा होता है। ये तरीक़ा जब आप अपनाएंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा, यानी कि आप 15 में से 15 सही करके आएंगे। चलिए पहले सवालात पर निगाह दौड़ा लेते हैं। सवाल नंबर 91 है 91। सुबह लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था। नेक्स्ट सवाल है सुबह लक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया। नेक्स्ट सवाल है उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था। सुबह लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी। सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी। ठीक है, फ़न की जमा है, मोहब्बत का मुतज़ाद है, और एमएस सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था। उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की। ये फर्स्ट पैराग्राफ से पूछे गए आपके सवालात थे। चलिए अब बहुत ही केयरफुली पैराग्राफ पर निगाह दौड़ाते हैं। एमएस सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थीं। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। लोग उसे मायूब समझते थे, यानी कि संगीत को या स्टेज शो को मायूब समझते थे। सुब्बालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानित और पाकीज़गी थी। उनकी शख्सियत में क्या थी? गैर मामूली मतानित और पाकीज़गी भी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। ये छोटा सा पैराग्राफ है। जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये प्रोसीजर, ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे कि पहले क्वेश्चंस को देखेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे,
चलिए सवालात की तरफ जाते हैं। सुबह लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था? आवाज़ और गायकी में क्या था? नगमगी, मिठास, फितरी हुस्न, दिल आवेज़ी। तो सबा लक्ष्मी की आवाज़ में फितरी हुस्न था। क्या था? फितरी हुस्न। देखिए पैराग्राफ में क्या कहा गया है? सबा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। क्या था? फितरी हुस्न। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब एक बार सवाल पढ़ेंगे तो दोबारा आंसर करने के लिए आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जहन में पहले से एक खाका रहता है कि ये सवाल पैराग्राफ से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सुबह लक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फैसला क्यों किया? ताकि उनकी मज़ीद तरबियत हो सके, दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ लिखा है। देखिए, उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बस आपको यही पैटर्न अपनाना है कि पहले सवालात देखने हैं, फिर बगौर इबारत को पढ़नी है, फिर जवाब देना है। तो मुझे लगता है आपका एक पैराग्राफ में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी जब अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो यही पैटर्न अपनाया था। मेरा लगभग 113 के आसपास स्कोर हुआ था कि आपको पहले सवाल पढ़ना है, चूँकि लैंग्वेज के एरिया स्कोरिंग एरिया होता है। अगर दोनों लैंग्वेज से आप 50-55 के आसपास कर लेते तो इसको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको सोचना ही नहीं है, बल्कि 100 प्लस होंगे। तो लैंग्वेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इजीली इस सेक्शन में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जमाने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था? मोतबर समझा जाता था, नागवार समझा जाता था, मायूब समझा जाता था। जी हाँ, मायूब समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए पैराग्राफ में देखिए, लोग उसे मायूब समझते थे, यानी इस स्टेज पर औरतों के गाना गाने को मायूब समझते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुबह लक्ष्मी ने रिवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी? मदुरई वापस जाने की, स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की, मौसीकी की दुनिया से किनारा करने की, स्टेज पर ज़्यादा प्रोग्राम ना करने की। रिवायत को तोड़कर क्या करने को ठानी? स्टेज पर अपने फन का मुजाहिरा करने को ठानी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सुबह लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? उनमें गैर मामूली मतानित और पाकीज़गी थी, उनमें खुलूस और मोहब्बत का जज्बा था, वह नेक दिल और हमदर्द थी, उनमें ज़हानत और मतानित थी। ये चारों ऑप्शन में पॉजिटिव बात है, मुस्बत बात है ना। लेकिन आपको पैराग्राफ के हिसाब से, इबारत के हिसाब से आपको जवाब देना है। ये नहीं कि सब बात से किसी में लगा दिए जो बेहतर, बल्कि पैराग्राफ में जो लिखा है वही जवाब देना है। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानित और पाकीज़गी भी थी, तो उनमें गैर मामूली मतानित और पाकीज़गी थी। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़न की जमा क्या है? वाहिद जमा आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक और बुनियादी चीज़ है।
फ़न की जमा होता है फ़ुनून, फ़न का जमा फ़ुनून। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मोहब्बत का मुतज़ाद, मुतरादिफ मुतज़ाद से आप वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि बहुत ही बुनियादी चीज़ है, यानी कि उल्टा, किसी लफ्ज़ का उल्टा शब्द है ना। तो मोहब्बत का मुतज़ाद उल्टा क्या होगा? बुग़्ज़, नफ़रत, इनाद, हसद। तो मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत होता है। क्या? नफ़रत। MS सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था? लोक संगीत, क्लासिकी संगीत, शास्त्रीय संगीत या फिर रविंद्र संगीत। चारों तरह के संगीत होते हैं, लेकिन इबारत के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो इबारत में लिखा हुआ है क्लासिकी संगीत का ये लोग दिलदादा थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती का कुछ भी इम्कान ही नहीं है। अगर मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ, जो तरीक़ा बता रहा हूँ, इस पर आप अमल करेंगे, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? MS सुब्बालक्ष्मी ने किससे हासिल की? दादी से, माँ से, बहन से, नानी से। माँ से इब्तिदाई तरबियत हासिल की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि सुब्बालक्ष्मी ने इब्तिदाई तरबियत संगीत की माँ से ली। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जब इबारत को हल करेंगे तो आपको, है ना, बहुत आसानी से हल हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस सही हल होंगे। चलिए दूसरी इबारत की तरफ चलते हैं। चूँकि पेपर 1 है, इसलिए दूसरी इबारत इसमें नज़्म की शक्ल में दिया हुआ है ना। चलिए पढ़ते हैं। नज़्म दिया हुआ है। लो आ गया, आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चुमने फिर दूधिया बादल। आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वह झूले जो आकाश को छू ले। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। नज़्म को एक बार नहीं, आप 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन समझ जाइए, क्योंकि नस्र के मुकाबले में नज़्म थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपको इसमें भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका गलती का एक भी इम्कान नहीं है। यही आपका स्कोरिंग एरिया है, यही सेक्शन आपको सीटेट क्वालिफाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए नज़्म पढ़ने से पहले हमें क्या करना था, मैंने पहले भी बताया था कि आपको पहले ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, पर्वत को कौन चूमने लगी? शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी? बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए? दुनिया सभी गाने लगी डैश के तराने, दिन का मुतज़ाद क्या है? शायर ने किस मौसम को दिल लुभाने वाला कहा है? मैंने नज़्म एक बार पहले भी पढ़ दिया, फिर दोबारा पढ़ते हैं। लो आ गया, आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चुभने फिर दूधिया बादल। आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वह झूले जो आकाश को छू ले। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं,
मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। पर्वत को कौन चूमेगा? क्वेश्चन है, पर्वत को कौन चूमेगा? दूधिया बादल, काले बादल, गहरे बादल, सियाह बादल। ऑप्शन नंबर 1 दूधिया बादल पर्वत को चूमेगा। देखिएगा, हाँ लिखा हुआ है, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल। दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में लिखा हुआ है, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है? वह खूब तेज झूले, वह झूले जो आकाश को छूले, वह जो खूब देर तक झूले, वह जो लंबी लंबी पेंगे भरे। तो ऑप्शन नंबर 2 वह जो झूले जो आकाश को झूले, शायर ने आमों की डालियों को पर झूलने की ये शर्त रखी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, वह झूले जो आकाश को झूले। कहाँ पर लिखा है, आमों की बड़ी डालियों पर बंधने लगे झूले, यह शर्त है वह झूले जो आकाश को झूले। आमों की डाली पर कौन झूलेगा? वह झूलेगा जो आकाश को छू लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको इसी तरह से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, पैराग्राफ को हल करना है। नज़्म अगर एक बात में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन इस पे गलत नहीं होना चाहिए। बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए? मुरझाए हुए फूल, गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूल, चमेली के फूल। तो मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए। बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ साथ मुरझाए हुए फूल भी शादाब होने लगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आखिरी मिसरे में, आखिरी शेर में लिखा हुआ है, सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। यानी कि जो फूल मुरझाए हुए थे वह भी शादाब हो गए, खिलने लगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दुनिया सभी गाने लगी डैश के तराने। दुनिया किस चीज़ के तराने गाने लगी? इस नज़्म के अंदर हस्ती का, मस्ती का, खुशी का, मुसर्रत का। तो मस्ती का गीत गाने लगी, मस्ती का गीत गाने लगी। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, दुनिया सभी गाने लगी। आखिरी से पहले वाले शेर के पहले मिसरे में दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने। किसके तराने? दुनिया किसके तराने गाने लगी? मस्ती के तराने। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिन का मुतज़ाद उल्टा क्या है? रात। बहुत ही आसान, बहुत ही हल्का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, मुतज़ाद यानी कि उल्टा लफ्ज़, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला कहा है? इस नज़्म के अंदर बहार के मौसम को, बरसात के मौसम को, सर्दी के मौसम को, या फिर गर्मी के मौसम को? जाहिर सी बात है इस पूरे नज़्म में बरसात मरकूज़ है ये नज़्म। तो बरसात के मौसम को शायर ने दिल को लुभाने वाला कहा है। ठीक है, देखिए नज़्म भी चेक कर लेते हैं। लो आ गया आ ही गया, पहला ये शेर में, दूसरा मिसरा पे गौर कीजिएगा। फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। तो ऑप्शन, बरसात का मौसम शायर ने दिल को लुभाने वाला कहा। तो इस तरह आपको नज़्म और नस्र को हल करना है। मुझे उम्मीद है कि एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आगे के सेक्शन में हम
उर्दू पेडागोजी के सवालात हल करेंगे, पूरी वजाहत के साथ एक एक लफ्ज़ को वाज़ेह करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज और मश्क से ही दुरुस्त होंगे। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप मश्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पेडागोजी में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हर ज़बान के अपने कवायद हैं, सही बात है। हर लैंग्वेज, हर भाषा के अपने अपने व्याकरण होते हैं, और ये किस चीज़ के ताबे होते हैं? उसूल के ताबे होते हैं, यानी कि फॉलो, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं। हर ज़बान के कवायद हैं और ये किस चीज़ को मानते हैं? रियासत के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं, रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। कवायद किसके ताबे होते हैं? ज़बान किसके ताबे होते हैं? ज़बान उसूल के ताबे होते हैं। किसके? उसूल के ताबे होते हैं, यानी कि जो रूल्स, व्याकरण, ज़ाब्ता बताया जाता है वो उस चीज़ को ताबे होता है। हर ज़बान में उसका ख़याल रखा जाता है, उसूल और कवायद का ख़याल रखा जाता है। मान लीजिए एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखना है इंग्लिश में, तो उसका स्ट्रक्चर, ढांचा क्या होगा? पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये एक उसूल है, इसी चीज़ का हर ज़बान ताबे होता है। तो ज़बान के अपने कवायद हैं, और ये ताबे किस चीज़ के होते हैं? उसूल के ताबे होते हैं। किस चीज़ के? उसूल के ताबे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सहलिसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा फार्मूला के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया है ना? कोठारी कमीशन पे इस पर पूरी विस्तार से डिस्कस किया है। तीसरी ज़बान कौन सी होनी चाहिए? पूरे मुल्क में एक जैसी होनी चाहिए, सिर्फ संस्कृत होनी चाहिए, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा सिर्फ कोई गैर मुल्की ज़बान। तो 3 लैंग्वेज फार्मूले में कहा गया है कि तीसरी जो ज़बान होगी, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में कोई अलग ज़बान होगी। पहली लैंग्वेज क्या होगी? आपको मदर टंग, मादरी ज़बान। दूसरी जो भाषा होगी, दूसरी जो ज़बान होगी, वो रीजनल लैंग्वेज, यानी कि इलाकाई ज़बान। और तीसरी लैंग्वेज जो भी उस इलाके की ऑफिशियल लैंग्वेज हो, है ना, वो ज़बान होगी। तो इस तरह सहलिसानी फार्मूले में बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर, कि हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा होगी तीसरी ज़बान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है, चिपका देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखने फिर उससे मुताल्लिक एक इक़्तिबास लिखने, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए कहता है ना। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिया इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? यानी कि जो उन्होंने TLM यूज़ किया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पोस्टर को, उस पोस्टर की क्या हैसियत है, वो कैसा है ना, वो किस तरह का स्रोत है? मुस्तनद मवाद है, यानी कि ऑथेंटिक कंटेंट है पोस्टर, मरबूत मवाद है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, दुरुस्त राइट कंटेंट है, या फिर बेकार मवाद। जो पोस्टर है ना, वो बिल्कुल मुस्तनद और ऑथेंटिक मवाद है। कैसा है? मुस्तनद मवाद है, ऑथेंटिक मवाद है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टीचर के ज़रिए जो मवाद
इस्तेमाल किया गया है पोस्टर को TLM के तौर पर यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर, वो मवाद कैसा है? तो मुस्तनद मवाद होता है ना। तो ऑथेंटिक मवाद है। कैसा मवाद है? ऑथेंटिक मवाद है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मुस्तनद मवाद कैसा मवाद? जो मवाद ऑथेंटिक हो। क्या हो? ऑथेंटिक हो, इधर उधर का ना हो, है ना, जिस मवाद का रेफरेंस दिया जा सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रवानी का मतलब क्या है? रवानी यानी कि फ्लुएंसी, रवानी के साथ पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? बगैर अटके, हम लोग जानते हैं बगैर अटके बिला झिझक किसी को बच्चे को बोलते हैं रवानी के साथ पढ़ो, यानी कि पूरा अपने कॉन्फिडेंस में बगैर अटके और साफ साफ पढ़ने की कोशिश करो, जिसमें कवायद की भी दुरुस्तगी हो। देखिएगा ऑप्शंस को, बगैर गलती के लिखना, कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त अदायगी, बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना। जब हम रवानी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं तलबा बरजस्तगी के साथ अपनी बात को रखे, बोले, लिखे। ये होता है रवानी का मतलब। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। रवानी का मतलब ये हुआ कि बरजस्तगी के साथ अपने इजहार ख्याल करना और पढ़ना और लिखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिएगा, बगैर गलती के लिखना, कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, जुमलों की दुरुस्त अदायगी, ये तीनों बात ठीक है, लेकिन ये तीनों बातें इस जुमले के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना, पढ़ना और लिखना, जब कॉन्फिडेंस में होगा तो बच्चा सही बोलेगा, जिसमें कवायद के भी उसूल का ख्याल रखेगा, बगैर अटके बोलेगा। तो इस तरह हमको पेडागोजी के क्वेश्चन में बिल्कुल बेस्ट आंसर का सिलेक्शन करना है, जो बिल्कुल सटीक हो। चूँकि पेडागोजी के क्वेश्चंस, फन तदरीस के सवालात थोड़े से मुबहम और मुश्किल होते हैं, कंफ्यूज करते हैं, इश्तिबाह और शक में डालते हैं। आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हल करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके ख्यालात में तनव्वु और वसअत आएगी और आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज़े नज़र जोर देता है, यानी कि नीचे से ऊपर के सीरीज में पढ़ने को सबसे पहले क्या चीज़ है, यानी कि पढ़ने का प्रक्रिया बच्चा शुरू कर रहा है नीचे से ऊपर, तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है ना, आवाज़, हिज्जा, जुमला, लफ्ज़, हरूफ, हर्फ। तो सबसे पहले कोई ना कोई लेटर का, है ना, जो भी हरूफ हैं उसका एक साउंड होता है। क्या होता है? साउंड। जैसे बा का एक साउंड है, आवाज़ है, तो सबसे पहले बा सीखता है, ठीक है। उसके बाद हर्फ पहचानता है, क्या? आवाज़ के बाद हर्फ, हर्फ के बाद फिर वो कई हरूफ को मिलाकर स्पेलिंग करता है, हिज्जा करता है। फिर उसके बाद लफ्ज़ बनता है, फिर कई लफ्ज़ मिलके आप जानते हैं जुमला बनता है। तो सबसे पहले बच्चा आवाज़ की शनाख्त करता है, आवाज़ सीखता है, जैसे बा, अलिफ, बा, ता। औरली बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो वो साउंड को कॉपी कर रहा है। तो सबसे पहले आवाज़ होती है, फिर हर्फ, फिर हिज्जा, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, है ना। देखते हैं ऑप्शन में सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है। देखिए, जब भी इस तरह का ऑप्शन कोडिंग वाला हो तो सबसे पहले हमको ढूंढना है कि भाई सबसे पहला सीरीज क्या होगा।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आवाज। आवाज ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो तीनों ऑप्शन में 1 2 3 में शुरू ए से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड को हम खोजेंगे, ढूंढेंगे। सेकंड में हमने क्या रखा, आवाज के बाद किसको सीखेगा, हर्फ। हर्फ ई में है, कितना में है, ई कोड में है, तो ए के बाद ई कहाँ पर है, ए के बाद ई ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अब मेरे लिए रास्ता आसान हो गया। हर्फ के बाद क्या सीखता है, बी। हर्फ के बाद हिज्जा सीखता है, हिज्जा बी में है, तो बी आ गया। हिज्जा के बाद लफ्ज, लफ्ज डी में है, लफ्ज के बाद जुमला, जुमला सी में। तो इस तरह जब भी कोडिंग वाला सीरीज वाला अरेंज करने वाला क्वेश्चन हो, पहले आपको पहला सिलेक्ट करना है कि फिर अगर हर ऑप्शन में ए उसी से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा, अगर पहले में क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आपका क्लियर होगा। हालांकि ये सीटेट के पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, ये हायर लेवल के एग्जाम में, नेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर आ भी गए तो आपको टाइम सेव करने के लिए इस तरह सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, पेशेंस, सब्र और तहम्मुल के साथ पूरा वीडियो देखिए, फ़ायदा होगा। एक बार समझ जाइए, फिर आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके ख्यालात में वसअत आएगी, फिर आपके क्वेश्चंस अच्छे होने लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी। समाजी तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की बात किसने की है, लेव वाइगोट्स्की। जब भी लेव वाइगोट्स्की की बात आए तो SCL, सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। पूछा गया है कि समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी इक्तिसाब क्या है ना, इसमें क्या होना चाहिए। ज़बान के आमोज़गार का साबिक़ा काबिल फ़हम मतन, यानी कि साबिक़ा मालूमात से पढ़ना चाहिए। मतन के इश्काल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, जो मतन की इश्काल की सतह हो वो थोड़ी सी ऊंची हो। ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है, यानी कि ज़बान बच्चा उसी वक्त सीख सकता है, अधिगम हो सकता है, लर्निंग कर सकता है, जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए। याद रखिएगा, समाजी तामुल के नज़रियात के कॉन्टेक्स्ट में आपको लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज का अधिगम, लैंग्वेज की आमोजिश, ज़बान की आमोजिश कैसे होती है। थर्ड ऑप्शन को देखिएगा, ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने, अनुकरण करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। चलिए ठीक है, किसी हद तक ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस व मुबाहता का मौका मिले। हमें पूछा है समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी ज़बान के इक्तिसाब कैसा होना चाहिए, कौन सा अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलना चाहिए, किस तरह से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पर आप जब गौर करेंगे, यहाँ पर समाजी इंटरेक्शन, समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया हुआ लगता है। ज़बान के आमोज़गार यानी कि लैंग्वेज लर्नर के लिए, ज़बान के अधिगम के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ डिस्कशन करे, बहस करे। यही सोशल इंटरेक्शन थ्योरी यानी कि लेव वाइगोट्स्की की पूरी थ्योरी सोशल इंटरेक्शन पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस में ये सवाल आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू, हिंदी की पेडागोजी जो भी आपने लैंग्वेज रखा है या CDP क्वेश्चन में भी काम आएंगे, क्योंकि CDP की क्वेश्चंस या पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कई जगह काम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक।
ज़ैली महारत यानी कि उप कौशल, सब स्किल। आपको पता है 4 तरह की स्किल होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कभी-कभी अरेंज करने के लिए भी दे देता है। सबसे पहले सुनने की कौशल बच्चों में डेवलप होता है, फिर बोलने लगता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। आखिर जो सबसे लास्ट में जिस महारत के का इर्तिका और होता है बच्चों में, है ना? वो लिखने का। तो हर पेशगोई एक ज़ैली महारत है यानी कि उप कौशल है किसका? मुसव्वदा तैयार करना, तलख़ीस तैयार करना, नोट तैयार करना, पढ़ना। पेशगोई लफ्ज़ से ही किसी हद तक हमें क्लू और इशारा मिल रहा है, बोलने की बात कर रही है, पढ़ने की बात कर रही है। तो पेशगोई ये सब स्किल उप कौशल पढ़ने का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसमें बहुत कुछ रखना नहीं, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, अलग-अलग तरह के अलग-अलग नौइयत के सवालात आपके सामने से गुज़रेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सरसाइज होगा, ठीक है? जब तलबा मुलाज़मत के लिए के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं, तो ज़बान सीखने का कौन-सा मुहर्रिक होता है? कैसा मोटिवेशन बच्चों में पाया जाता है? यानी कि बच्चा जो ज़बान सीख रहा है, वो मुलाज़मत के लिए, नौकरी के लिए, कि उसे एम्प्लॉयमेंट कोई रोज़गार मिल जाए, है ना? नौकरी मिल जाए। तो इस ज़बान को सीखने के लिए उसके अंदर कौन-सा रिइन्फोर्समेंट, कौन-सा मोटिवेशन काम कर रहा है? फ़ितरी, बातिनी यानी कि अंदरूनी, ख़ारिजी, एक्सटर्नल, बाहरी, मुलाज़मत मरकूज़ या फिर अना मरकूज़। मुलाज़मत मरकूज़ यानी कि नौकरी से रिलेटेड, जो मुलाज़मत से रिलेटेड हो, वो उस तरह की मुतहर्रिक। तो देखिएगा, बच्चे के अंदर 2 ही तरह का मोटिवेशन होता है, या तो अंदरूनी या ख़ारिजी। जो ख़ारिजी शब्द है, इसमें हर तरह के मोटिवेशन आ गए, मुलाज़मत के भी इसी के अंदर आ गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए, कभी आपको थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर सकता है मुलाज़मत मरकूज़, चूँकि ऊपर में मुलाज़मत की बात की, लेकिन 3 नंबर जो है ये उससे ज़्यादा बेहतर, 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। खारिजी, मुतहर्रिक, हर तरह के रिइन्फोर्समेंट इंफॉर्मेशन आ गए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़बान के मौसिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को डैश का मौका फराहम करना है। ज़बान के मौसिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गार के लिए मतलब क्या मौका फराहम करना है? तायुन कद्र, नक़्ल। तायुन कद्र आप जानते हैं, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। नक़्ल अनुकरण, ताअम्मुल इंटरेक्शन, गलतियों का कम करना। तो ज़बान में जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्शन करेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेगा, डायलॉग करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी ज़बान डेवलप होगी, उसमें ज़बान की महारत आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है कि तामुल का मौका मिलना चाहिए बच्चे को, इंटरेक्शन का, बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए। उससे बच्चे के अंदर ज़बान की जो सलाहियत है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शमूलियाती क्लासरूम में यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी कक्षा में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए? बच्चा, आप टीचर हैं, आपका कक्षा जो इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी कक्षा, उसमें हर तरह के बच्चे हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। कुछ बच्चों का आईक्यू हाई है, कुछ का लो है, कुछ बिलो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, कुछ हाई कल्चर बैकग्राउंड से, तो अलग-अलग बच्चे। तो उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए? बासलाहियत तलबा को, कमज़ोर तलबा का ख़्याल रखने का, उनकी केयर करने का, चलिए ठीक है। मुख्तलिफ आमोज़शी अंदाज़ अपनाते हुए आमोज़शी अमल में उनकी मदद करने का, यानी कि आप जो विधि अपनाएँगे, टीचिंग विधि, शिक्षण विधि, वो अलग-अलग तरह के अपनाएँगे,
क्योंकि आपके क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग ज़हनी सलाहियत के हामिल के बच्चे हैं। चलिए, बात तो बहुत अच्छी है। आगे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियत की सिफारिश करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे कोई अच्छा उस्ताद हायर कर दिया जाए, या उसकी यकीन दहानी कराए कि वो स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 को गौर से पढ़िए। देखिए, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव और शमूलियाती क्लासरूम से सवालात आएंगे ही। इसमें क्या होता है, ये आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहां पर आप डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, आपको डाइवर्स मेथड को अपनाना पड़ेगा। अलग अलग मेथड ऑफ टीचिंग, अलग अलग शिक्षण विधि जब अपनाएंगे तो आपका क्लासरूम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और कामयाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में वही कह रहा है कि आमोजिश की अलग अलग तरीके को अपनाएंगे और उनकी आमोजिश की अमल में बच्चों की मदद फरमाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है? ज़बान की महारत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए गए मश्क करना, जो एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है, सवालात दिए हुए सिर्फ उसी से करना, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना, तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया इस्तेमाल करना। सस्ता और मुफ्त से कोई बहस नहीं होती इसमें, बल्कि आपका TLM इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दुरुस्तगी और रवानी को फ़रोग़ देना, दुरुस्तगी और रवानी। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 को आप ऐसे स्किप कर सकते हैं कि भी सिर्फ सवालात की मश्क कर देना कि बच्चे को एक सवाल दिए वो रट के जवाब दे देगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब बच्चा को आप दुरुस्त बोलने के लिए सिखाएंगे और रवानी के साथ लिखने बोलने का फ़रोग़ करेंगे तो वो सारी ऑप्शन, सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चा शुरुआती दौर में सही बोले, सही लिखे और सही पढ़े, तो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ज़बान का एक मुअस्सिर उस्ताद के लिए क्या होना चाहिए, क्या करता है? उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, यानी कि सब ज़्यादा उस्ताद ही बात करें। अभी तो चाइल्ड सेंटर की बात कही जा रही है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, ये बात ऐसे ही गलत है। तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है। जी हाँ, तलबा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं क्लासरूम में। ये सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीक़ा होता है और एक मुअस्सिर उस्ताद के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश और डैश आमोजिश का हिस्सा है, यानी कि अलग अलग तस्वीर, अलग अलग माहौल, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट है, ये आमोजिश का हिस्सा है। खाली जगह को भरना। स्कूल, कमरा जमात, पढ़ना, खुद, खानदगी, ज़बान, खुद और हम, जोली। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन खानदगी और ज़बान आमोजिश का हिस्सा है। खानदगी और ज़बान ये दोनों ही आमोजिश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को मैं कम कर रहा हूँ, इसलिए कि आप फिर बोलेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात यानी कि मल्टीलिंग्विज़म, बहुभाषीयता, अलग अलग ज़बान का इस्तेमाल का मतलब क्या होता है क्लासरूम में? कई ज़बानों की आमेजिश, यानी अलग अलग ज़बान सिखा रहे हैं। बच्चे की ज़बान में हर लफ्ज़ का मुसावी लफ्ज़ फराहम करना। दस्तियात से परे ज़बान की तदरीस, दस्तियात से अलग एक नई ज़बान सिखा रहे हैं, या फिर आमोज़गार की ज़बान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। ये मल्टीलिंग्विज़म, बहुभाषीयता, कसीर लिसानियत एक तरीक़ा है,
एक इफ़ेक्टिव हिकमत अमली है कि इससे आप बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को बेहतरीन से समझा सकते हैं, क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद करता है। एक ज़बान दूसरी ज़बान की मदद करता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकित आपकी क्लास में एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है। क्या है? अंधा है, नाबीना है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? यानी कि आपकी क्लासरूम में एक